तो प्रोटिस्टा के मेंबर्स, ये समझा था हमने कि प्रोटिस्टा के अंदर ये सब ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये पानी में हमें मिलते हैं, पॉन्ड्स में हमें मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, और किसमें होते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में। प्रोटिस्टा के अंदर 5 कैटेगरी के प्रोटिस्ट हैं यहाँ पर। क्राइसोफाइट्स, सबसे पहले क्राइसोफाइट्स, सबसे पहले कैटेगरी के प्रोटिस्टा के अंदर कौन है, क्राइसोफाइट्स। दूसरी कौन से हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तीसरे कौन से हैं, प्रोटोजोअन्स। फोर्थ है स्लाइम मोल्ड्स। फिफ्थ है यूग्लिनॉइड्स। इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इस तरह से इन्होंने दे रखा है, पर हमें बुक में कैसे समझा रखा है कि क्राइसोफाइट्स और डाइनोफ्लैजिलेट के बाद क्या समझाया है, यूग्लिनॉइड्स। क्यों, क्योंकि 1 नंबर पे ये एल्गे की तरह होते हैं, पौधों की तरह, और जो दूसरे नंबर वाले हैं वो भी पौधों की तरह हैं, और जो तीसरे यहाँ पर लिखा है लास्ट में वो भी, ये मिक्स है, ये आधा पौधों की तरह होता है और आधा एनिमल की तरह। तो ये इंटरकनेक्टिंग लिंक है यूग्लिनॉइड, तो थर्ड मेंबर यही हो सकता है। फोर्थ मेंबर क्या है, स्लाइम मोल्ड्स, मतलब ये जो कि फफूंद की तरह होता है, फंगी की तरह, फंगल प्रोटिस्ट। और फिफ्थ मेंबर होता है लास्ट प्रोटिस्ट, प्रोटोजोआ होता है। तो ये यहाँ पर फ्लो चार्ट हमें ऐसे दे रखा था, पर एनसीईआरटी यानी बुक में हमें पहले क्राइसोफाइट समझाया है, फिर डाइनोफ्लैजिलेट समझाया है, उसके बाद यूग्लिनॉइड्स, फिर स्लाइम मोल्ड्स, फिर प्रोटोजोआ। क्लियर, समझ में आया इतना? यस मैम। ठीक है, अब एक एक करके इनके फीचर्स हमें पढ़ने हैं। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स के अंदर ग्रुप होते हैं डायटम्स, जिनके अंदर आते हैं गोल्डन कलर की एल्गी, जिनके अंदर आती हैं, जिन्हें डेजमिड बोला जाता है। डायटम और डेजमिड, DAI डाइटम्स, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गीज, जिनको डेजमिड्स कहा जाता है, डेजमिड्स। तो डायटम्स और डेजमिड्स किस में आते हैं, एक तो डाई एटम्स है और एक क्या है, डेजमिड्स। ये दोनों किस में आते हैं, क्राइसोफाइट्स में। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, मीठे पानी में भी ये मिल जाएंगे। फ्रेश वाटर मतलब जो नदी का पानी होता है, नहर का पानी होता है। और मेराइन इन्वायरमेंट, ये हमें और कहाँ मिलते हैं, समुद्र के पानी में। दे आर माइक्रोस्कोपिक, ये हमें नॉर्मली ऐसे ही नहीं दिखेंगे। अगर हम पानी के अंदर देखने लगे, मान लो थोड़ा सा पानी लिया हमने नदी का और उसमें हम देखने लगे तो नहीं दिखेंगे, पर अगर हम उस पानी की ड्रॉप को स्लाइड पे रखेंगे और स्लाइड को किसके अंदर देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, मशीन के नीचे, तब जाके हमें ये दिखेंगे। इसके अंदर ऐसे त्रिकोण शेप के भी हो सकते हैं और ऐसे रॉड शेप के भी ये हो सकते हैं, देखने के बाद पता चले। ये पानी में कैसे रहते हैं, तैरते रहते हैं, फ्लोट पैसिवली, बिना किसी फ्लैजिला के। ये ऐसे ही जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा होता है उस डायरेक्शन में चल जाते हैं, वाटर करेंट्स की तरह। जहां पे पानी की लहरें होती हैं उस तरफ ये जा रहे होते हैं, लहरों के अंदर बैठ के ये उस तरफ को मूव करते हैं, क्योंकि इनके पास खुद के चलने के लिए कोई ऐसा तरह का ऑर्गन नहीं है, कोई फ्लैजिला नहीं है, तो ये पानी के साथ साथ जाएंगे। और ये फोटोसिंथेटिक भी है, क्या है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, यस हिमांशी, फोटोसिंथेसिस करने का मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस करते रह रहे हैं मतलब जो अपना फूड खुद बनाते हैं। जो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब पिन्यूलेरिया में तो तुम देख भी रही हो, इसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, और ट्राइसेरेटम में पहले वाले में भी तुम ब्लूइश पिगमेंट देख रही हो, इसके अंदर कुछ ब्लूइश पिगमेंट है। तो जिनके अंदर भी पिगमेंट होंगे वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि वो सोलर रेडिएशन को फिक्स कर सकते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स, इनमें कौन कौन से कलर हो सकते हैं, ये भी मैरीन होंगे, मतलब हमें समुद्र में मिलेंगे। आप तुम नीचे डायग्राम देख रहे हो, बहुत बड़ा सा समुद्र है जिसमें नीला और लाल रंग जैसा पानी आ रहा है। तो
इसमें ये अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं। ये एक ऐसे माइक्रोस्कोप से देखने वाले छोटे जीव हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव, जो येलो, रेड और ब्राउन पिगमेंट के होते हैं, जिनमें पीला कलर, हरा कलर, ब्राउन कलर और ब्लू कलर और लाल कलर डिपेंड अपॉन कि वो किस तरह के रंग उसके अंदर केमिकल है, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल्स, और वो किस सेल्स में होते हैं वो पिगमेंट्स। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट, उनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज। आउटर सरफेस पे मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला होते हैं इनमें? आगे आप 2। एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे तो एक ऐसा इसका ग्रुप है, और इसके नीचे एक और डायटम इसका डायनोफ्लैजिलेट का ग्रुप है। एक फ्लैजिला इसका ऐसे ट्रांसवर्स चल रहा है, और एक फ्लैजिला इसका कैसे चल रहा है, बाहर निकलकर सीधा स्ट्रेट चल रहा है। तो एक सीधा रहता है 90 डिग्री पे, और एक ऐसा रहता है एक्स एक्सिस पे। तो आपस में दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं फ्लैजिला। इस तरह से दो फ्लैजिला इनमें होते हैं। बहुत ज्यादा डायनोफ्लैजिलेट, अगर रेड कलर वाला डायनोफ्लैजिलेट बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे, रेड डायनोफ्लैजिलेट ग्रो करने लगे, तो गोनियोलैक्स नाम का जो एक एग्जांपल दे रखा है, गोनियोलैक्स, तो इसकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? दे मेक द सी अपीयर रेड, वो समुद्र को ही लाल कर देगी। ये लाल वाला बैक्टीरिया, लाल वाला प्रोटोजोआ ज्यादा उग रहा है, अपने आप को ज्यादा बना रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे अपने आप को ग्रो करे जा रहा है। तो इसका नंबर बढ़े जा रहा है, इसके अंदर लाल रंग के पिगमेंट हैं, तो पूरा समुद्र ही क्या दिखने लगता है? लाल रंग, क्योंकि इसके अंदर लाल रंग के और वो मैटर होता है। जब ये ज्यादा अमाउंट में ग्रो कर रहा है तो दैट मीन्स रेड टाइड हो गई, समुद्र की लहर का रंग क्या हो गया? रेड। क्लियर? यस मैम। और टॉक्सिन रिलीज हो रहे हैं, ये निकाल अपने अंदर से बहुत सारी जहरीली चीजें भी निकालता है। लाल रंग का समुद्र का पानी तो हो ही जाता है, बट अपने अंदर से जहरीली सब्सटेंस भी निकालता है, तो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर और उन मछली, जो मरी हुई मछलियां हैं, आप जाल से डालकर कोई मछली पकड़ेगा तो उसको जिंदा के साथ साथ थोड़ी मरी हुई भी मछली मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर पॉइजनिंग हो रही है। पर उसको ये नहीं समझ में आएगा, उसे तो बहुत खुशी होगी कि मेरे को बहुत ज्यादा आज मछलियां मिल गई, मैं बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे अच्छे। बट उसे क्या पता कि इसके अंदर ऐसी भी मछलियां हैं जो जहरीली हैं। मान लो उन जहरीली मछलियों को वो खा लेगा पकाकर, या कोई खरीद के ले जाए बाजार से फिर खा ले, तो फिर उसको क्या होगा कि उसको भी पैरालिसिस हो सकता है, उसको भी लकवा मार सकता है। क्लियर? यस मैम। यूग्लिनोइड्स। अब नेक्स्ट हमारा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स को रीड करो हिमांशी। यू कैन सी द Euglenoids are freshwater organisms found in stagnant water. Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. Interestingly, the pigments of euglenoid are identical to those present in higher plants, example euglena. तो यूग्लिनोइड भी मीठे पानी में मिलेंगे, यानी फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, नदी में मिल सकते हैं। प्लस इकट्ठा हुआ पानी, अगर कोई पानी इकट्ठा हो रखा है, यानी कि तालाब है, पोखर है, कहीं पे पानी भर गया है बारिश के बाद, तो उस पानी में भी हमें यूग्लिनॉइड मिल जाएंगे। ऑलरेडी मिट्टी में होते हैं तो उससे आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में। और जो मेन और नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं जो छोटी नदियां बनाती हैं, उनमें भी ऑलरेडी नेचुरली ये ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इनके अंदर बाहर से पूरा एक सेल का पूरी एक वॉल नहीं होती, उसकी जगह इनके अंदर क्या होती है? प्रोटीन की एक आउटर लेयर होती है। जैसे आउटर बाउंड्री पे प्लांट सेल में सेल वॉल होती हैं, वैसे इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। इंस्टेड मतलब होता है सेल वॉल की जगह पर
सेल वॉल की जगह पर उनके अंदर बाहर सबसे लास्ट में बाहर प्रोटीन की लेयर होती है जिसे कहते हैं पेलिकल, जो कि इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बना रही है। फ्लेक्सिबल मतलब ये अपने शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक दीवार नहीं है इनके ऊपर, एक कवच नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है, तो ये अपने लेयर को क्या कर सकेंगे, मोड़ सकेंगे थोड़ा। फ्लेक्सिबल है इनकी लेयर। दो दे आर फोटोसिंथेटिक, वो इनके अंदर जो हरे कलर के पिगमेंट होंगे उनसे ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ये भी सूरज की रोशनी से अपना खाना बना सकते हैं। पर जब सनलाइट नहीं होगी, मान लो ये पानी की गहराई में है, नदी की गहराई में है, वहां इतनी सनलाइट नहीं पहुंच पा रही, और रात का समय भी है, तब भी ये क्या करेंगे, ये हेट्रोट्रॉफिक हो जाते हैं। तब ये छोटे और ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर माउथ में लेते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना पाते हैं। तो इस तरह का न्यूट्रिशन कहलाता है हेट्रोट्रॉफिक, मतलब दूसरे पे डिपेंड। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, और ऑटोट्रॉफिक मतलब फोटोसिंथेसिस से, सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाना। पिगमेंट यूग्लिनोइड्स के हायर प्लांट, पौधे जैसे ही पिगमेंट होते हैं, क्योंकि पौधे भी अपना खाना खुद बनाते हैं जब रोशनी में रहते हैं, तो ऐसे ही इसमें भी ऐसा क्लोरोफिल होता है, हरे कलर का पिगमेंट, तो वो अपना खाना खुद बना सकता है। कौन एग्जाम्पल है, यूग्लिना। यूग्लिना इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो बना रखा है नीचे, ये पूरा एक थ्रेड जैसा इसका, धागे जैसा इसका वो है फ्लैजिला। एक लंबा फ्लैजिला है, एक छोटा फ्लैजिला है, और एक पूरा एक पतला सा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक सेंटर में तुम्हें पर्पल सा न्यूक्लियस दिख रहा है, बाकी सारी ऑर्गेनेली दिख रही हैं। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, यूग्लिनोइड्स का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। यूग्लिनोइड्स आर द फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ये हमने पढ़ लिया अभी। प्रोटोजोआन्स, प्रोटोजोआन हेट्रोट्रॉपिक है, मतलब ये एनिमल जैसे प्रोटिस्ट है, जिनके अंदर ऐसा नेचर है कि किसी और ऑर्गेनिज्म को, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को खाकर उसको फूड की तरह खा सके, तो वो प्रोटोजोआन्स हैं। प्रिडेटरी होंगे, प्रिडेटरी मतलब शिकार करके खाएंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाने वाले। पैरासाइट परजीवी, दूसरे पे रहने वाले, किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह रहे हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह रहे हैं। जैसे हमारे हाथों में कोई किसी किसी बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कीड़े रहते हैं, और हमारे किसी किसी अगर वो सिर साफ नहीं रखे तो उसके सिर में जुएं रहती है, तो ये क्या है, पैरासाइट। तो प्रोटोजोआ भी दो तरीके से रहते हैं, या तो वो किल करके खा सकते हैं, जब वो किल करके खाते हैं अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को माउथ से खा लेते हैं, तो वो प्रीडेटर हैं। पर अगर वो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहते हैं तो वो पैरासाइट है। क्या है, पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी, उनको ऐसा माना जाता है कि प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल के, सबसे पहला एनिमल कोई बना तो क्या बोलते हैं कि प्रोटोजोआ ही बने थे। प्रोटोजोआ से ही बाद में बड़े होकर क्या बने हैं, एनिमल बने। चार मेजर ग्रुप है प्रोटोजोआ के, क्या क्या है चार मेजर ग्रुप, चार तरह के प्रोटोजोआ होते हैं, कहने का मतलब ये है। आगे हम देखेंगे कि क्या क्या है वो। अमीबॉइड प्रोटोजोआ, अमीबा, अमीबा हमने देखा ही है। अमीबा मतलब जिसकी शेप कुछ फिक्स नहीं होती, जो अपने फिंगर जैसे प्रोजेक्शन बनाता रहता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम साइड में, वी कैन सी, इसने उंगलियों जैसा ऐसा बना रखा है अपना स्ट्रक्चर, तो ये अमीबा है, इसकी शेप कोई फिक्स नहीं है। ये खाना कैसे करता है अपने, ये जो छोटा से ऑर्गेनिज्म है अपने से छोटे हैं उनको अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है। यहाँ पे ये जो बना रखे हैं इसने, सिडोपोडिया, इनको बोलते हैं नकली उंगलियां। थोड़ी देर के लिए बनती हैं, साइटोप्लाज्म से फिर फ्यूज होके खत्म हो जाता है। ये क्यों नहीं हुआ, नहीं ये कल किया है मैम, कल ही किया है, मैं कॉपी कर सकती हूँ, नहीं कॉपी कर रही हूँ। कौन कह रहा है।
अमीबॉइड प्रोटोजोआ के बाद ये फॉल्स नकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाकर ये अपना न्यूट्रिशन लेता है, और न्यूट्रिशन लेने के बाद ये कुछ उसमें से फूड को डाइजेस्ट कर लेता है फूड वैक्यूल में, और फिर अपना न्यूट्रिशन पाता है, अपनी ग्रोथ करता है। और वहीं पर इसके कुछ पैरासाइटिक मेंबर्स भी हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआन की, जिनका नाम है एंट अमीबा। एंट अमीबा इंटेस्टाइन में इंफेक्शन कर सकता है, कोलन में फीवर करवा सकता है, इंफेक्शन करने के बाद हमें बुखार चढ़ता है, हमारे इंटेस्टाइन में ये अमीबा इंफेक्शन कर रहा है। तो एंट अमीबा पैरासाइटिक है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में या किसी भी एनिमल के इंटेस्टाइन में इंफेक्शन करके उसको लूज मोशंस करवा देता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ये ब्लड की स्लाइड है, ब्लड की स्लाइड में मलेरिया, ब्लड की स्लाइड में स्लीपिंग सिकनेस के बैक्टीरिया स्लीपिंग सिकनेस के प्रोटोजोआन्स हैं। ट्राइपेनोसोम का डायग्राम है, स्लीपिंग सिकनेस जो करती है उस प्रोटोजोआ का नाम है ट्राइपेनोसोम, और उसका डायग्राम आपको साइड में दिया हुआ है, जो कि ज्यादा वॉयलेट रंग, डार्क वॉयलेट रंग से आपको दिखा रखा है। उसका स्पाइरल जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, थोड़ा ट्विस्टेड है, और फ्लैजिला, इसका लंबा फ्लैजिला आपको शो हो रहा है। का सेल आपका ऐसा है, स्पिंडल शेप, स्पिंडल मतलब पतला, दोनों तरफ से पतला शेप। पैरासाइटिक फॉर्म बीमारियां करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स। ट्राइपेनोसोम का ये डायग्राम था। टाइप ऑफ प्रोटोजोआन्स, टाइप क्या है प्रोटोजोआ की? पहला सीलिएटेड, यहाँ पे डायग्राम भी दे रखा है साइड में पैरामीशियम का। इस ऐसा प्रोटोजोआ जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से फाइन हेयर जैसे स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें बोलते हैं सीलिया, इन्हें सीलिया बोलते हैं। और इनके मूवमेंट की वजह से, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे से मूव करते हैं, बहुत पतले बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये पानी को अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो पानी को खींचने के साथ साथ ये इस पोर्शन पे, ओरल ग्रूव पे और गुलेट के अंदर, गुलेट इनका माउथ है, माउथ जैसा स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये अपने फूड को, मान लो इन्वायरमेंट में यहाँ कोई फूड पार्टिकल है, तो पानी में तो ये होगा फूड पार्टिकल, तो पानी को ये छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर खींचकर अपनी तरफ लाएंगे। पानी को ला रहे होंगे तो ये धीरे धीरे मूव करके पानी के साथ साथ कहाँ आ जाएगा? फूड पार्टिकल गलट के अंदर। तो इस तरह से जो खाना लेता है, सीलिया की मूवमेंट की वजह से जो चलता फिरता है, अपना खाना लेता है, उसको सीलिएटेड प्रोटोजोआन कहते हैं। ये एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं, एंड और पानी की डायरेक्शन के उल्टी डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतने सारे हेयर जैसे स्ट्रक्चर हैं। तो जिस डायरेक्शन में अपने सारे सीलिया चलाएंगे, उस डायरेक्शन में ये मूव कर सकते हैं। ये छोटे ऑर्गेनिज्म है, जैसे एनिमल्स हैं, एक सेल के जो खाना बाहर से ले रहे हैं, अपने अंदर डाल रहे हैं, उसे खा रहे हैं बनाकर, ठीक है, पचाकर, डाइजेस्ट करके। पर क्योंकि सीलिया से हुआ सारा काम, क्योंकि छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर से हुआ, बाहर जो है छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर, ये लास्ट लाइन पे, बाउंड्री पे, सब जगह जो बाउंड्री पे ये छोटे हेयर है, इनकी वजह से मूवमेंट हुई, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? सीलिएटेड प्रोटोजोआ। इनको क्या बोलने लग गए? सीलिएटेड प्रोटोजोआ। और देखो, जब इसका डायग्राम का लेबल भी किया है, तो इसके छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर को क्या लेबल किया है? सीलिया। अब स्पोरोजोआन, दूसरी कैटेगरी है स्पोरोजोआन की, दैट इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज लाइक इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोआन्स के अंदर इन्फेक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म भी है, ज्यादातर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इन्फेक्शन करते वक्त हमारी बॉडी में क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं। स्पोर मतलब एक ऐसी छोटी सी स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, और जिसे ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के लिए काम में लिया जाता है, ऑर्गेनिज्म को बढ़ाने कि कोई बीमारी हो रही है, तो बीमारी स्पोरोजोन से, ज्यादातर बीमारियां होती हैं, हमें पता चला कि स्पोरोजोन से इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, तो उनको जल्दी जल्दी बढ़ाने में स्पोरोजोन का रोल होता है। स्पोर बनाने की स्टेप का वहीं पे काम आता है जहाँ पे बीमारी जो जल्दी बढ़ाने वाले कीटाणु फैलते हैं।
तो स्पोरोजोआंस हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज, उनकी एक ऐसी लाइफ साइकिल के अंदर एक ऐसा स्टेज है जहां जब वो स्पोर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, स्पोर, और उन स्पोर से इन्फेक्शन जल्दी जल्दी फैले। तो ऐसा एग्जाम्पल कौन सा है, जब हमें मलेरिया होता है तो हमारे खून में मलेरिया के कीटाणु क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी से बढ़ने लगते हैं, लीवर भी हमारा कमजोर होने लगता है, खून भी हमारा कम होने लगता है, प्लेटलेट कम होने, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ। तो इसमें स्टैगरिंग इफेक्ट होता है ह्यूमन पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन में मलेरिया ज्यादा फैल गया, मच्छर, अब बारिश का सीजन है, ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो इससे मच्छरों से फैलने वाली बीमारी भी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाने लगेंगे अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो। स्पोरोजोआन ऐसे कैटेगरी का प्रोटोजोआ है। अब फंगी का किंगडम है, नेक्स्ट किंगडम किसका है, फंगी, किंगडम फंगी। तो कौन बताएगा, कौन पढ़ेगा किंगडम फंगी, एनी वन ऑफ यू कैन रीड। सिद्धि, डू यू वांट टू रीड किंगडम फंगी? यू कैन रीड इट, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करो अपने आप को और रीड कर सकते हो आप। डू यू वांट टू रीड इट? यू कैन रीड इट, माइक को आपको अनम्यूट करके अपना बोलना है, बस मुझे सुनाई दे जाएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? आर यू एबल टू लिसन टू मी, सिद्धि? फंगी के अंदर यूनिक किंगडम है हेटरोट्रॉफिक नेचर का। फंगी भी क्या कर रही है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होती है, क्योंकि फफूंद किस पे लगती है, खाना वगैरह उगड़ा रह जाए, कुछ खाना छूट जाए गलती से किसी डब्बे में, कोई बहुत दिनों से हमने कोई डब्बा खोल के नहीं देखा, उसके अंदर कुछ खाने की चीज पड़ी थी, जब हम खोल के देखेंगे तो उसके अंदर पूरी फफूंद भी लगी जाएगी, तो वो क्या होती है, फंगस। वो हर उस एरिया में लग जाएंगी जहां पर कोई नमी रह गई है या फिर वहां भाप बन गई थी, पानी का सोर्स है, वहां पे खाना पड़ा हुआ है, तो फंगस उस पर ग्रो हो जाएंगे। खाने ऐसे ही तो सड़ते हैं, कभी खाना कोई अच्छी चीज हमारे ध्यान में से निकल गया, हमने फ्रिज में नहीं रखी या फिर कभी, तो वो क्या हो जाएगी, खराब। मोस्ट फंगी आर हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर। बहुत सारी फंगी कभी हेट्रोट्रॉफिक है, किसी भी डेड मैटर पे ग्रो होती दिखेंगी, और वो सबस्ट्रेट से न्यूट्रिशन लेती रहती है, डेड सबस्ट्रेट से। दोज आर डिपेंडिंग ऑन द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब या तो पौधे पे भी ग्रो हो सकती है फंगस, कभी कभी तुमने देखा होगा किसी पेड़ पे ही उगती हुई दिख जाएगी फंगस, किसी पेड़ से निकल रही है, छोटा सा फफूंद का वो छतरी जैसी निकलती है, मशरूम, मशरूम जैसे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, फफूंदी होते हैं। तो उनके प्लांट के रूट्स में कभी कभी तुम्हें दिख जाएंगी, प्लांट के रूट्स में जब दिखती हैं तो वो क्या होती हैं, माइकोराइजा। तो उनका नाम स्पेशल होता है माइकोराइजा। माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट्स। फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन, ये सब इनके एसेक्सुअल मेथड है, वेजिटेटिव मेथड है टूटने के, ब्रेक होने के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से होता है, कोनिडिया जिनका नाम है, मतलब एसेक्सुअली स्पोर जो बनते हैं उनका नाम कोनिडिया है। बाकी दूसरे स्पोर्स के नाम बता रखे हैं जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, जैसे आपके बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं। जब दो फंगस आपस में मैच करती हैं तब ये बनते हैं। चार पार्ट्स में किंगडम फंगी बटा हुआ है, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज ये तो आपने देखा ही है, ये डायग्राम आपने देखा है, जो ब्रेड होता है, ब्रेड का ही डायग्राम है, ब्रेड के अंदर फफूंद लग गई है पूरी। तो ब्रेड फंगस को म्यूकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूकर, MUCOR।
और इसके मेंबर फाइकोमाइसीटीज ग्रुप के होते हैं जो कि पानी में भी मिलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में मिलते हैं, सड़ी गड़ी लकड़ी पर मिलते हैं, किसी भी मॉइस्ट नमी वाले एरिया में मिल जाएंगे। इसके जो फफूंद के ऐसे टाइप्स हैं, 2-3 टाइप्स। और जब माइसीलियम देखेंगे तो ये एसेप्टेट होगा जिसमें एक ही धागे जैसे सेल में, ये जो धागे धागे जैसे सेल हैं इसके, जब हम देखते हैं किसी पे फफूंद लग रही है तो कॉटन रुई जैसी उसके बाल बाल से निकलते, धागे धागे से निकलते हैं रुई के, तो उसके अंदर क्या रहेगा, उसके अंदर आपके स्पोर्स रहेंगे, भले ही वो धागे जैसे स्ट्रक्चर है उनके अंदर उनके न्यूक्लियस रहेंगे। तो एक एक हाइफे में बहुत बहुत न्यूक्लियस होते हैं। तो अब हम इसको, मैं इसको ग्रुप पे शेयर कर दूंगी पावर पॉइंट को, तो आप उससे देख लेना। आई विल शेयर इट इन योर पावर पॉइंट इन द ग्रुप, ठीक है। जस्ट look at the PowerPoint and try to understand the kingdom fungi, and we will revise it in the tomorrow's class also. कल भी हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक थोड़ा जल्दी से आ जाए। क्लियर?